Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 है. ठीक है. मैंने आपको पार्ट 1 में क्या था, बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि हमने थोड़ा इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी करे थे. क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए कराए थे, काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या ये लॉन्ग क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे. बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे नहीं इतने लॉन्ग, मगर लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मुझे वो चीज बतानी थी. अब आपको वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तब आप जो उससे बनने वाले छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इस प्लेलिस्ट मतलब इस सीरीज में मैंने आज वही क्वेश्चंस जो आपका एक बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है, उस कंसेप्ट्स में से कितने किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वो आपने वो प्रेजेंट किए हैं इस पूरी स्लाइड में. तो हम आज प्रैक्टिस करते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 सीरीज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपी प्रॉब्लम इज. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो एलपी का होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड होता है, या फिर एन इनइक्वालिटी होता है, या फिर एक क्वाड्रिक इक्वेशन होता है. तो आपको पता है वो एक फंक्शन ऐसा होता है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है. आपने देखा था ना, मैंने बोलती हूँ आपको कि क्या इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा. जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो हम वो ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिस पॉइंट पे वो वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रही होगी या फिर मिनिमम हो रही होगी. तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हमें ऑप्टिमाइज करना है. तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन एट द पॉइंट्स. अब बताओ जो ऑप्टिमम वैल्यू थी वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी वो कौन से पॉइंट पे अटेन करती थी. अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग इन इक्वेशन विद एक्सिस ओनली. गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग इन इक्वेशन विद एक्स एक्सिस ओनली. गिवन बाय कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, या फिर एट द ओरिजिन. देखो ऐसा कहीं नहीं था कि अगर दोनों एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही है इन इक्वेशन तो आपका क्या होगा, वो ऑप्टिमल वैल्यू नहीं निकलती है. ऐसे ही एक्स एक्सिस पे भी अगर वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो भी नहीं होगा. हमने पढ़ा था ना कि कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं फिजिबल रीजन के, हमने ऐसे पढ़ा था कि एक लाइन ऐसे जा रही है मान लो, और एक लाइन हमारी कुछ थोड़ा ऐसे जा रही है. तो अगर मान लो दोनों का शेडेड एरिया इधर है और इधर है, ठीक है, तो कॉमन एरिया कौन सा आ गया, ये वाला आ गया. तो जो ये कॉर्नर्स पॉइंट है, ये और ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जिससे ऑप्टिमल वैल्यू निकलती है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब एलपी के बारे प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, हमें उसमें करेक्ट बताना है. एवरी एलपी प्रॉब्लम हैज एटलीस्ट वन ऑप्टिमल सोल्यूशन. हमने देखा था कई बार दो ऑप्टिमल सोल्यूशन एक एक पॉइंट पे आ जाते हैं. ठीक है, तो लाइन पे कितने सारे पॉइंट है, वो सारे सेम ही आंसर निकालते हैं, मैंने आपको बताया था. तो ये तो है नहीं कि खाली वन ही ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है. ठीक है, एवरी एलपी प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सोल्यूशन. If an LP problem has two optimal solution, then it has infinitely many solution. मैंने आपको बताया था ना, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दो पॉइंट मिल जाए और एक लाइन सेगमेंट बना दी, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास कितने पॉइंट्स होते हैं, एक इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं. डिफाइंड नंबर नहीं है, इनफाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके आ सकते हैं, कितने भी, छोटे छोटा साइज भी, इतने भी, सबसे सोल्यूशन सेम ही निकल के आएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट में आपको डी भी ऑप्शन बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है. इफ अ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन द एलपी प्रॉब्लम हैज नो सोल्यूशन. तो हमें इससे नहीं, हमारा ये ऐसा नहीं है कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड देन एलपी हैज नो सोल्यूशन, ऐसा हो नहीं सकता. आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर दो पॉइंट आएंगे उससे एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उसके पास आपके पास कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. अब फिजिबल सोल्यूशन टू अ एलपी प्रॉब्लम. अब फिजिबल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. क्या लिखा हुआ है, must satisfy all the problems of the constraints simultaneously, need not to satisfy all the constraints, only some of them, must be the corner point of the feasible region, must optimize the value of objective function. तो आपका मेन, मैंने आपको बताया था, आपके पास ऐसे कोई इक्वेशन लिखी होती है, ठीक है, या फिर x नॉट इक्वल्स टू, ये आपका 4 लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होते हैं. ये क्या होते हैं, आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. मैंने आपको बताया था ना, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या फिर इनको हम लिमिटेशंस बोलते हैं, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आया हो,
ठीक है ना, इससे अलग नहीं कर सकते। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि माइनस में नहीं होनी चाहिए ना तो x की वैल्यू ना ही y की वैल्यू। मतलब कि आपका जो क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। यहाँ पर क्या होता है, x एक्सिस नेगेटिव होती है, y एक्सिस पॉजिटिव होती है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव 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 हो जाते हैं। तो ये केसेस थे। आप किसने बोला है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कि इस रीजन में आपका बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो आपका जो एलपी में फिजिबल सोल्यूशन है वो क्या करे, जो सोल्यूशंस फाइंड आउट हुए हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आई है तो मतलब कि वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मस्ट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली, सारे जितने भी कंस्ट्रेंट्स गिवन होती है सबको सेटिस्फाई करें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने कल कराया था, मतलब लास्ट क्लास जब हमने ली थी। अब ये उसी क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट में से बनकर आया है। देखो, फॉर द एलपी प्रॉब्लम मिनिमाइज, आपको मिनिमाइज करना है z2x प्लस 3y को। ये मतलब आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, आपको देखो पॉइंट्स दे दिए हुए हैं फिजिबल रीजन के। ए पॉइंट है आपका 3 3 पर पड़ा होगा, बी आपका 20.3 पे आया होगा, सी आपका 20.10 होगा, और आपका डी होगा 18.12, ई हमारा होगा 12.12। ठीक है, हमें क्या करना है, मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड इज। तो आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन गिवन है कि क्या क्या आपके फिजिबल पॉइंट आए हैं, मतलब आपके पास ये 5 पॉइंट है। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड की। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो भी इन पॉइंट में से मिनिमम वैल्यू निकल के आई होगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले ए पॉइंट डाल के देखते हैं, 3,3 है, 2 की वैल्यू 3 डाली, x की वैल्यू y की वैल्यू भी 3 डाली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस में 9, ये हमारा क्या आ गया 15। ठीक है, ये आ गया। एक दूसरा पॉइंट डालते हैं, ये तो हमने 3,3 डाला। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम 20,3, तो ये 2 इंटू में 20 आपका कितना होता है 40, प्लस में 3 इंटू में 3 आपका 9, तो ये तो 49 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं हम 20,10, तो z आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू में 10, सॉरी 2 इंटू में 20 प्लस 3 इंटू में 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 प्लस 30 70। अब हम डालेंगे हमारा 18,12, तो ये आपका 8 इंटू में हमारा 12 हो जाएगा ये 36, प्लस में 12 इंटू में 3 हमारा हो जाएगा कितना 36, अगेन दोनों 36 तो ये हमारा मान लो ये 72। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा 12,12, तो 2 इंटू में 12 हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू में 3 हमारा 36 हो जाएगा, तो ये आपका कॉमन टोटल आ गया 60। हमें क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम मतलब कि कम, सबसे कम वैल्यू किस में आई है, तो ये हमारी सबसे कम वैल्यू आई है 3,3 में, वो क्या निकल के आई है हमारी 15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। ठीक है, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपको बिना पेन पेपर उठाए इसका आंसर बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम पॉइंट्स किस पर है, 3,3। इक्वेशन में डालोगे बाकी सारे पॉइंट क्या है, इससे बड़े हैं, एक या दो, दोनों में से कोई ना कोई बड़ा है। तो आप आंसर करोगे तो आपको पता होगा जो सबसे छोटे पॉइंट होंगे उसी से मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। वही हमने 15 कर दिया। तो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती थी, मगर मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाया कि अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर सब कुछ ही थोड़े छोटे छोटे आसपास के होते, 3,4 या ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है, तो आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो सकती थी 2,3, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। बाकी आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी के टाइप का है। नेक्स्ट लिखा है आपका, आपको इसमें एलपी को ना मैक्सिमाइज करना है। अब आप देखो कि आपको करना है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज आपको मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज चुन के, आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है फिजिबल रीजन के 3,3 20,3 20,10 18,12 12, मिनिमम वैल्यू बतानी है जेड की। हमने अभी किया था क्वेश्चन, पीछे वाला पॉइंट्स इसके भी सेम वही है, एक और ये हमारी प्रॉब्लम भी वही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी z की, हमें वो निकालनी है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एक्चुअली यहाँ पर आना है मैक्सिमम, मिनिमम का तो वो केस था। तो जब हमने उसमें मिनिमम पॉइंट डाला था, तो हमारा, सॉरी, मैक्सिमम पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा, हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, हमारी वैल्यू आई थी 72, है ना। 72 हमारी निकल कर आई थी जब हमने क्या डाला था, हमारा 18,12 डाला था। देखो, प्लस 3 इंटू में 12, तो ये आपका होता है 36, प्लस में 36, ये हमारा आया था 72। ये सबसे मैक्सिमम आया था। ऐसे आप 20 और 3 भी दोबारा कर सकते हैं, तो 40 और 3, 40 प्लस 49 था,
ये 20, 40 प्लस 30 70 था। ये 12,12 ये हमारा 24 प्लस 36 60 था। और ये तो छोटा था ही, 15 निकल कर आया था। इससे 15 आया था, इससे 49 आया था, इससे हमारा क्या आया था 20, 72 एंड 60। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम हमारा आया था 72, तो वही हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया ना कि उस बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब आप छोटा क्वेश्चन भी तो तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि फिजिबल रीजन क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तब तक आप उसकी फुल फ्लेज एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सारी बेसिक चीजें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़े में से बेसिक ही बन के आता है, जैसे ये बेसिक बन के आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी ऐसा ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम आर। आपको दोबारा से फिजिबल पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। आपको ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल्स टू 8x प्लस में zy, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, हमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अकर हो रही है वो बताना है। मैक्सिमम वैल्यू किस पे अकर हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, सब बताना है। ठीक है, तो जल्दी से एक एक पॉइंट डाल डालकर चेक करते हैं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखें। ठीक है, 8 इंटू में 0 0 हो जाएगा, 12 इंटू में 4 हमारा क्या हो जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,0। 8 इंटू में 6 48 होता है। ठीक है, 8 इंटू में 6 48, 0 में हमारा वो कैंसिल आउट, 0 ही हो जाएगा। 12,16, तो 8 इंटू में हम करेंगे 12, और ये हमारा 12 मल्टीप्लाई में 16 होगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 0,10 हमारा है, 0,10, तो 8 इंटू में हम 0 करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, प्लस में 12 इंटू में हम करेंगे 10, तो ये आपका 0 प्लस में 120, तो 120 आ गया। ठीक है, 8 इंटू में हमारे ये करेंगे तो क्या आ गया हमारे 96 प्लस में 192। 12 इंटू में 6 192 होता है। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 288। ठीक है, तो ये अब आप बता सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, वो सारी चीज चेक करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट। देखो मिनिमम वैल्यू किस पर आई है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या क्या आ रही है, 2 पॉइंट्स आए हुए हैं, 0,4 भी और 0,6 भी। तो मतलब तीनों में ये चीजें तो कॉमन है। ठीक है, देखो पॉइंट्स दोनों आए हैं। ठीक है, मगर जिसमें सारी सीरीज आएगी वही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ z भी पूछा है लास्ट में, इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आई है 48, 48 दोनों मिनिमम है, तो 96 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन ये दोनों में से है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो सही है। 60 पे भी 48 आया और 04 पे भी 48 आया, 48 ही मिनिमम वैल्यू है। अब हम किससे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन मैक्सिमम वाले से। ठीक है, मान लो देखो एक बात होती है कि आपको खाली एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 04 या 60, अब इन दोनों में से कोई भी एक लिख जाएगा, हम उसी को टिक कर देंगे। अगर खाली 04 अवेलेबल है तो हम उसको टिक कर देंगे, अगर 06 है तो वो हो जाएगा, अगर बोथ है तो हम दोनों को टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही ये केस है, हम ये मान के चल रहे हैं इसमें ऑप्शन 60 ही है। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। चेक कैसे करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके आगे के पॉइंट देख के कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है z की। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है हमारी 12,16, तो 12,16 इस पर है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है हमारी 288, तो करेक्ट ऑप्शन हम कहा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पॉइंट में तो ये है ना कि जो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा हम उसे टिक कर देंगे, आंसर तो दोनों से सेम है, पर अगर हम बाकियों से चेक करेंगे कि बाकी वाली वैल्यूज सेम है या नहीं, तो इसमें ये भी सेम था मगर इसमें ये गलत था। 12,0, पहली बात तो आपके पास 12,0 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, मगर मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली, सॉरी माय बैड। 12,0 हम डाल के दिखा देते हैं आपको, 8 इंटू में 12 प्लस में 12 इंटू में 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 96। ठीक है, तो ये तो ग्रेटर है ही नहीं, ग्रेटर 288 है, और हमारा 12,16 पॉइंट है। तो ये था आपका एक बड़े क्वेश्चन से बना हुआ बेसिक क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ना, इन्होंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा एलपी का। अब मैं इसके ही थोड़े टफ और क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप करके इसके क्वेश्चंस बनाऊंगी। ठीक है, आपने देखा ना कि कैसे एक बड़े क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, मगर आपको जब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसके बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको गेम थ्योरी कराया है,
आप गेम थ्योरी की क्लास देखें जाके मेरी, ठीक है। अब मैं उस गेम थ्योरी में मैंने आपके भी क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, उसके क्वेश्चंस बनाऊंगी। तो आप क्वेश्चंस देखोगे कि आपको पूरा एक बड़ा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तभी आप उसके बेसिक के आंसर दे पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।